बहुत समय पहले नितेश नामक एक आदमी एक छोटी सी गांव में रहता था। वो एक बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। वो छोटी उम्र से ही अपने पिता की तरह मटके में कुल्फियाँ बना के उसके बाद उन पे रंगीले बर्फ भर के उन्हें बेचता था। कुल्फी कुल्फी, मलाई कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, बादाम कुल्फी, रोज कुल्फी, ले लो भाई ले लो। घर पे बनाए हुए ताजा कुल्फी, सिर्फ 5 रुपए में आपके मनपसंद कुल्फी। सभी बच्चे उसके जोर जोर से चिल्लाने पर उसकी बात सुन के उसके बनाए हुए कुल्फी स्वादिष्ट रहने पर उन्हें खरीदते थे। ऐसे उसकी कुल्फी का व्यापार अच्छा चलता था। एक दिन जब नितेश कुल्फियाँ बेच रहा था, उसके पास एक बालक आता है। अंकल, जरा ये लेके मुझे एक कुल्फी देना। तुम सोने का चेन के बदले में कुल्फी मांग रहे हो? किसका है ये? ये चेन मेरी माँ का है। उन्होंने मुझे कुल्फी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, इसीलिए मैंने उनको बताए बिना ये चेन लेके आया हूँ। ये लेके मुझे कुल्फी दे दो। तुम्हारे माँ को बताए बिना ऐसे इतनी महंगी चेन लाना गलत है ना बेटा? ऐसे नहीं करते। ये चेन अपने माँ को वापस कर दो। मुझे तभी पैसे दो जब तुम्हारे पास है। ऐसे कह के उस बच्चे को कुल्फी देके वहाँ से चला जाता है। मगर जब वो कुल्फी खाते हुए चल रहा था, उसे एक और कुल्फी बेचने वाला दिख जाता है और वो सोचता है, अगर मैं इस अंकल को भी ऐसे ही सोने का चेन दूंगा तो वो पहले अंकल की तरह मना करके मुझे मुफ्त की कुल्फी दे देंगे और मैं 2 कुल्फियाँ खा सकता हूँ। ये ऐसे सोचकर उसके हाथ में रहे कुल्फी को जल्दी से खत्म करके उस दूसरे आदमी के पास जाता है। अंकल अंकल, ये चेन लेके मुझे एक कुल्फी दीजिए ना। ठीक है बेटा, 1 कुल्फी क्या 2 लेके खाओ। ऐसे कह के बबलू के पास से वो चेन लेके उसे 2 कुल्फियाँ दे के वहाँ से चला जाता है। बबलू अपने दोनों हाथ में कुल्फियाँ देख खुश होके चेन के बारे में भूलकर खाते हुए वहाँ से घर चला जाता है। इतने में बबलू की माँ सोने का चेन ना दिखने पर घर पूरा ढूंढती है और तभी बबलू घर आता है। बबलू, क्या तुमने मेरा सोने का चेन देखा है बेटा? यहीं पे रखा था। अरे रे, 2 कुल्फियाँ मिलने की खुशी में मैं तो चेन के बारे में भूल गया ना। अब अगर मैं माँ को ये बताऊंगा तो मुझे पक्का डांटेगी। अब मैं माँ से क्या कहूँगा? ऐसे वो मन में सोचता है। क्या हुआ बबलू? मेरे सवाल का जवाब दिए बिना क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैंने नहीं देखा। हाँ, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चेन ढूंढो। शायद मैं यही कहीं भूल गई। वो बहुत महंगा है बेटा। ठीक है माँ। और ऐसे बबलू उसके माँ के साथ चेन ढूंढने लग जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। बहुत समय बाद जब उसकी माँ ढूंढ ढूंढ के चेन ना मिलने पर थकान के मारे दुखी होके बैठ जाती है। बबलू उसके माँ को दुखी देख सोचता है, उस चेन के खो जाने पर ही माँ दुखी है। मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को सच बता दूंगा। ऐसे अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आपके डांटने के डर से मैं सच नहीं बता पाया। मैं कुछ नहीं कहूँगी बेटा, सच क्या है? माँ, आपने कुल्फी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए ना, तो मैंने आपके सोने के चेन लेके कुल्फी वाले को देकर उससे कुल्फी लिया। 5 रुपए की कुल्फी के बदले में तुमने इतना महंगा चेन दे दिया। ऐसे करना गलत है बबलू। ऐसे फिर कभी मत करना। उस कुल्फी वाले को पहचान सकोगे? हाँ माँ, पहचान पाऊंगा। उसके ऐसे कहने पर बबलू की माँ अगले दिन कुल्फी बेचने वालों का इंतजार करती है। ऐसे दोपहर के समय में नितेश जब उस तरफ आता है तो बबलू की माँ उसके पास जाके कहती है, क्या तुम कल भी यहाँ आके कुल्फी बेचे? जी हाँ। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बच्चा अगर भोलेपन में आके तुम्हें एक महंगी चेन के बदले में कुल्फी मांगेगा तो ले लोगे क्या? हाँ, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम कुछ मत कहो, मेरे ही बेटी की गलती है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ।
बस मुझे मेरा चेन दे दो और मैं चली जाऊंगी। मैडम, मैंने वो चेन नहीं लिया। मैंने उस बच्चे को कहा भी कि वो चेन उसके घर में वापस लौटा दे। उसने आपको आके नहीं दिया। चेन देना ना पड़े इसलिए झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप अपने बेटे को बुला के पूछिए तो सही। बबलू, बबलू। हाँ माँ। बबलू, क्या यही वो आदमी है जिसको तुमने मेरा सोने का चेन दिया? नहीं माँ। और ऐसे वो अपने माँ को नितेश के साथ जो भी हुआ समझाता है। कल मेरे इस तरफ आने की वजह से ही मुझे सोने का चेन मिला था। काश आज भी ऐसा कुछ हो। ऐसे सोचते हुए उस तरफ जा रहे कुल्फी वाले को बबलू देखता है। माँ, वही वो अंकल है जिन्होंने मुझसे चेन लेके कुल्फी दिया था। कल तुमने मेरे बेटे को कुल्फी देके चेन लिया था ना? वापस कर दोगे कि सबको बुलाऊं? अब ये बच्चा इतना जोर से कह रहा है कि मैंने ही लिया है तो मुझे लौटाना ही पड़ेगा, वरना उसकी माँ सबको बुलाएगी। लालच के मारे यहाँ आना अनावश्यक था। चेन दिए बिना क्या सोच में पड़ गए हो तुम? मुझे माफ कीजिए दीदी। ऐसे वो आदमी उसका गलती मानकर उसके पास के सोने का चेन बबलू के माँ को दे देता है। बच्चे मासूमियत में अगर आके महंगी चेन के बदले में अगर कुल्फी मांगे तो क्या दे दोगे? उन्हें इतना भी नहीं बताओगे कि वो गलत है? उस कुल्फी वाले ने ऐसे ही लालच के बिना मेरे बच्चे को गलती करने से रोका था। आइंदा ऐसे कभी मत करना। इस आदमी से सीखो। मुझे माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपकी गलती के बिना आपको निंदित किया। कोई बात नहीं जी, मुझे बस खुशी है कि आपको आपकी चेन मिल गई। बेटा, ऐसे कभी मत करना। मैंने सोचा कि वो अंकल भी आपकी ही तरह चेन लौटा देंगे। सब लोग एक जैसे नहीं होते बेटा। अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं। इसीलिए घर में अपने माँ बाप को बताए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आगे से ऐसे नहीं करूँगा अंकल। ऐसे कहकर खुशी से अपने माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? सभी लोग नितेश की तरह ईमानदार नहीं रहेंगे। हमारे चारों ओर अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग रहते हैं। इसीलिए सोच समझकर निर्णय लेना अच्छा है। किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। आइसक्रीम, आइसक्रीम। एक गांव में हितेंद्र नामक एक आइसक्रीम वाला रहता था। वो रोज गांव में आइसक्रीम बेचता था। यही उसके पैसे कमाने का जरिया था। वो बहुत अच्छा आदमी था और सबको सहायता करता था। हर रोज वो अपनी आइसक्रीम की गाड़ी को लेकर घंटी बजाते हुए स्कूल के पास आइसक्रीम बेचने के लिए जाता था। आइसक्रीम, 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 रंग बिरंगी आइसक्रीम, आइसक्रीम। वो घंटी सुन के रवि आइसक्रीम वाले के पास दौड़ के आया। अंकल, वो लाल वाला आइसक्रीम कितने का है? 5 रुपए बेटा। ठीक है, तो वो हरा वाला आइसक्रीम कितने का है? वो भी 5 रुपए का है। बेटा, तुमको कौन सा चाहिए? अरे, मेरे पास तो 1 ही रुपए है, मैं कैसे खाऊंगा? ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। अभी के लिए 1 रुपए दे दो। तुम्हारे मनपसंद रंग का आइसक्रीम ले लो और बाकी के 4 रुपए तुम मुझे कल दे देना। ऐसे ही हितेंद्र सभी को, किसी बच्चे के पास पैसे कम हो या ना हो, वो आइसक्रीम खिलाता था और सभी बच्चों को खुश रखता था। इसी कारण सब बच्चे उसे पसंद करते थे और जब भी उसकी गाड़ी की घंटी की आवाज सुनते थे उसके पास दौड़े चले आते थे। रुको रुको बच्चों, सबको आइसक्रीम मिलेगा, लेकिन तुम सबको लाइन में आना पड़ेगा। जैसे ही कि तुम लोग पाठशाला में लाइन बनाते हो वैसे ही।
अरे भाई हितेंद्र, पैसे हो या ना हो, तुम सभी को आइसक्रीम खिलाते हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा होता है? ऐसे नहीं वीरेंद्र भाई, बच्चे जब आइसक्रीम खा के खुश होते हैं तो उनकी खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। मेरे लिए वही बस है वीरेंद्र भाई। ऐसे ही एक दिन स्कूल के पास आइसक्रीम बेचकर चले जाने के लिए तैयार हुआ। वो जब जा रहा था, एक बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा था, परंतु हितेंद्र को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ समय बाद हितेंद्र घर पहुंचकर अपनी कुर्सी पर बैठा था। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखा, परंतु उसको रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। लगता है यह आवाज बाहर से आ रही है। ऐसा सोच के वो बाहर आ रहा था तो देखा कि एक बच्चा उसकी गाड़ी के पास बैठ के रो रहा है। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो और तुम यहाँ कैसे आए? मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। इस समय मुझे मेरी माँ खाना खिलाती है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुन के हितेंद्र उस बच्चे को घर में लेके खाना खिलाता है। तुम यहाँ कैसे आ गए बेटा? तुम्हारे माँ पिताजी किधर हैं? आप हर रोज हमारे स्कूल के पास आइसक्रीम बेचने के लिए आते हैं ना? आपके जाने के समय आपके पीछे पीछे आ गया। बेटा, तुम घर क्यों नहीं गए? मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? मैंने अपने पापा को बॉल खरीदने के लिए पूछा था, परंतु उन्होंने नहीं खरीदा। इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया और आपको देखा तो मैं आपके पीछे पीछे आ गया। बेटा, बॉल नहीं खरीदी तो गुस्से से चले आए, ये तो गलत बात है। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ पिताजी परेशान हो रहे होंगे। तुम कभी भी ऐसे नहीं करना ताकि तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे लिए परेशान हो। अभी इधर ही सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना है अंकल जी। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा बहुत दुखी हो रहे होंगे। निखिल को ऐसा बोल के वो उसे सुला देता है। अगली सुबह वो आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ निखिल को भी लेकर जाता है ताकि वो उसको उसके माँ पिताजी को दे सके। उधर निखिल के माँ और पिताजी उसको दोस्तों के घर और स्कूल के आसपास चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। अंकल जी, मैंने कल निखिल को आइसक्रीम की गाड़ी के पीछे जाते देखा था। वो अभी तक घर नहीं आया क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आया। तुम्हारे पास आया होगा ये सोच के मैं यहाँ पे आया था। ये बोल के वे आइसक्रीम वाले को खोजने लगे। इसी समय वो आइसक्रीम वाला निखिल को अपने साथ लेते हुए आया। उसे देख के उसके माँ पिताजी उसके पास भाग के गए। अरे अरे, ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कल ये मेरे पीछे पीछे घर आ गया और मुझे पता भी नहीं था, इसीलिए मैं आज आपको वापस करने के लिए यहाँ पे वापस आया। निखिल बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आपने कल मेरे लिए बॉल नहीं खरीदा। फिर हितेंद्र पास में ही एक दुकान से बॉल खरीद के निखिल को देता है। निखिल बेटा, कभी भी किसी अनजान आदमी के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से सारे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को ही देख लो, तुम्हारे लिए कितना परेशान है। अच्छा ठीक है, अभी ये बॉल लो और अपने मम्मी पापा के पास जाओ। फिर निखिल अपने पापा के पास जाके उन्हें गले लगाता है। I'm so sorry पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। निखिल के पापा आइसक्रीम वाले के पास जाके,
मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरा बच्चा वापस देने के लिए। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान को भरोसा करके उसके साथ नहीं जाना चाहिए। माधवपुर नामक एक गांव में थे दो आदमी, विनोद और सात्विक, जो पड़ोसी थे। विनोद था बहुत आलसी और कोई काम नहीं करता था। पर सात्विक के पास बहुत गाय थे, जिनका दूध बेचकर वह पैसे कमाया करता था। इसी दौरान दूध का धंधा काफी बढ़ रहा था, तो सात्विक ने सोचा कि अब वह पड़ोसी गांव में भी दूध बेचना शुरू करेगा। अपने जमाए हुए पैसों से उसने नई साइकिल खरीदी, जिससे वह बाकी के गांवों में जाकर दूध बेचने लगा। एक सुबह जब सात्विक काम के लिए अपनी साइकिल पर निकला, तब विनोद ने उसको देखा। अरे, मुझे बिना बताए सात्विक ने नई साइकिल खरीद ली। उसके लौटने के बाद पूछूंगा। ऐसा सोचकर विनोद उसके घर के बाहर सात्विक के लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सात्विक दूध बेचकर वापस आया। जब हो सात्विक, तुमने नई साइकिल खरीद ली? हाँ विनोद, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस यही जानना चाहता था कि नई साइकिल के लिए पैसे कहाँ से आए। भाई, आज तक जो भी दूध बेचा ना, उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा जमाया इस साइकिल के लिए, जिसकी मदद से अब मैं पास वाले गांव में भी जाकर दूध बेचने लगा हूँ। अच्छा, अरे तू तो काफी समझदार निकला सात्विक। विनोद हंसते हुए सात्विक के लिए खुश होने का नाटक किया और फिर अपने घर चला गया। घर जाकर विनोद सोच में पड़ गया कि इतने कम समय में सात्विक ने नई साइकिल खरीद कैसे ली। विनोद ने खुद तो कुछ नहीं लिया। उदास होकर विनोद गहरी सोच में ही डूबा रहा। मैं क्यों इतना उदास रहूं? अगर मैं भी सात्विक की तरह कुछ काम करूं तो पैसे जमा कर मैं भी अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकता हूं। पर मैं करूं क्या? अरे हाँ, मुझे तो जलेबी बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ, मैं एक जलेबी की दुकान शुरू करूंगा। फिर अगले दिन विनोद ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और गरम गरम जलेबी बेचने लगा। एक जलेबी 5 रुपये, आधा किलो 50 रुपये और 1 किलो 100 रुपये में। इस प्रकार विनोद ने बहुत स्वादिष्ट जलेबी कम भाव में बेचने लगा। उसके गर्मा गर्म जलेबियों की सुगंध गांव के कोने कोने तक पहुंच गई। गांव के सारे लोग विनोद की दुकान पर आने लगे मजेदार जलेबियों का स्वाद लेने के लिए। कुछ ही दिनों में विनोद की जलेबी बहुत मशहूर हो गई। एक दिन रमेश नामक एक आदमी उसकी दुकान पर जलेबी खा रहा था। वाह विनोद, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई जलेबी बहुत ही मजेदार है। इतने कमाल की जलेबी मैंने आज तक खाए ही नहीं भाई, वाह। ऐसा कहकर रमेश जलेबी के मजे ले रहा था और बाकी के लोगों ने भी उसकी बहुत तारीफ की। पूरे गांव में विनोद की दुकान और भी मशहूर हो गई। अब धीरे धीरे विनोद थोड़ा घमंडी बनने लगा। मेरे जैसे जलेबी तो और कोई बना ही नहीं सकता। मुझे जलेबियों का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा, इससे मैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। दुकान पे आए हुए सब लोगों को विनोद ने बोला, जी आज से एक जलेबी 10 रुपए, आधा किलो 100 रुपए और 1 किलो 200 रुपए में। एक आदमी उदय
जो जलेबी खरीदने आया था उसने कहा, अरे भाई साहब, जलेबी इतनी महंगी कब से हो गई है? बाकी के दुकानों में तो किलो 100 रुपए में ही बेचते हैं। अगर मेरे जैसे स्वादिष्ट जलेबी कहीं और मिले ना तो वही जाकर खा लीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनोद जैसी स्वादिष्ट जलेबी कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसा सोचकर लोगों ने अब महंगी जलेबी खरीदना शुरू कर दी। इस गांव में मेरे जैसे जलेबियों को टक्कर देने वाला और कोई है ही नहीं। गांव वालों को तो अब मेरे स्वाद की लत लग चुकी है। ऐसा सोचकर उसने जलेबी को तोलने वाले तराजू के नीचे सबकी नजर से चोरी एक छोटा सा भार लगा दिया, जिससे वे लोगों को ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेच सके। इसी तरह विनोद का कारोबार उसके अनुसार चलता रहा। एक दिन गांव के जमींदार को विनोद की जलेबियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने नौकरों को उसके पास 1 किलो जलेबी लाने के लिए भेजा। नौकर गए और विनोद के यहाँ से 1 किलो जलेबी ले आए और जमींदार जी को दे दिया। जमींदार जी ने देखा कि जलेबियां तो 1 किलो से कम है। मैंने तो 1 किलो मंगवाया था, ये तो उससे कम है। मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? कहा जमींदार जी ने गुस्से से। साहब जी, हमने तो दुकानदार को 1 किलो ही देने को बोला था और फिर उसने इतना ही दिया। हमारी कोई गलती नहीं है प्रभु। चलो हम इस जलेबी वाले के पास जाकर देखते हैं कि वह असल में कर क्या रहा है। दुकान के पास पहुंचने ही वाले थे जब जमींदार जी ने एक भिखारी को उस जलेबी की दुकान की ओर जाते हुए देखा, तो वह रुक गए और अपने नौकरों को भी रोक दिया। जमींदार जी देखना चाहते थे कि दुकानदार उस भिखारी को किस तरह जलेबी बेचेगा। जमींदार और उनके नौकर पास वाली दुकान के पास खड़े होकर नजारा देखने लगे। एक जलेबी कितने की है भाई साहब? एक जलेबी 10 रुपए। भिखारी के पास थे सिर्फ 2 रुपए, तो उसने वो निकाला और बोला, बस एक जलेबी दे दो। विनोद ने कहा, 10 रुपए की एक जलेबी है, 2 रुपए में नहीं मिलेगी। ये सुनकर भिखारी वहाँ से जाने ही वाला था जब विनोद ने उससे रोककर कहा, हो तूने यहाँ पर खड़े होकर मेरी जलेबियों का सुगंध लिया है, उसके लिए वो 2 रुपये। हे भगवान, मेरे पास तो ये 2 रुपये ही है और तुम ये भी इतनी बेरहमी से मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा। इसी दौरान जमींदार जी वहाँ पर पहुँचे और अपने पास रखे हुए पैसों का थैला भिखारी को दिया और कहा, तुम्हारे 2 रुपए के बदले में इस दुकानदार को तुम ये पैसे का थैला दे दो। अरे आप तो बड़े लोग हो साहब, आपको तो न्याय करना चाहिए। अगर आप इस दुकानदार को पैसे दे दोगे तो कैसे? मेरी बात मानो और दुकानदार को ये पैसे दे दो। भिखारी ने माना और पैसे विनोद को देने गया जब जमींदार ने कहा, 1 मिनट रुको, इस थैले को पहले जोर से हिलाओ। भिखारी ने थैले को जोर से हिलाया तो थैले में से सिक्के छन छन करने लगे। पैसों की आवाज सुनाई दी क्या विनोद? सुनाई दी साहब। अगर ये बात है तो फिर भिखारी ने अपना भुगतान दे दिया है। क्या साहब, पैसे तो इसने दिए नहीं और आप बोल रहे हो कि दे दिए? पैसे की आवाज तुमने सुन ली ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भिखारी ने तुम्हारी जलेबियों की सुगंध सूंघ ली थी। तुम्हें तुम्हारी जलेबियों की सुगंध के पैसे इस थैले के पैसों की आवाज से ही मिल गई। तुरंत विनोद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जमींदार जी से माफी मांगी। तुमने केवल यही गलती नहीं की, तुम्हारे जलेबियों का मूल्य बाकी की दुकानों से बहुत ही ज्यादा है और उसके ऊपर गलत तरीके से तोलकर तुम ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेचते हो। साहब जी, बस एक बार के लिए मेरी गलती को माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तुमने आज तक बहुत गलतियां की है, तुम्हें तो इस गरीब को एक जलेबी भी देने का मन नहीं किया। अब मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि अभी इसी वक्त अपनी इस जलेबी की दुकान को बंद करो। ये बात सुनकर विनोद बहुत डर गया और उदास हो गया। जमींदार जी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा जब उसी रास्ते सात्विक आया। विनोद की परिस्थिति देखकर सात्विक उसकी दुकान पर आया और बोला,
जमींदार साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप विनोद को इस बार माफ कर दे। सात्विक के अच्छे स्वभाव के बारे में जानते हुए इस बार तो सात्विक की बात सुनकर उसके अच्छे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ विनोद। कम से कम अब से पूरा मन लगाकर मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करो। ऐसा कहते हुए जमींदार जी वहाँ से चले गए। सात्विक और जमींदार जी की बात सुनकर विनोद ने अच्छा नाम कमाने का ठान लिया। पूरी लगन और ईमानदारी से उसने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया। इस वजह से अब और भी लोग उसके पास जलेबी खाने आने लगे। अंत में विनोद खुशी खुशी से और सच्चाई से अपना जीवन बिताने लगा।